गाइस वेब3 की दुनिया के 200 एपिसोड हो गए हैं। मतलब इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला वेब3 का ये अकेला शो है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में है ही नहीं जो वेब3 के ऊपर एजुकेशन देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करिकुलम है। ये वेब3 की दुनिया के 200 एपिसोड का मतलब है 200 घंटे का कंटेंट। मैंने और प्रणव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी 200 घंटे का कंटेंट या 200 एपिसोड करेंगे। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। एंड सीरियसली मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज का शो भी बहुत खास है क्योंकि 200th एपिसोड है और इसको और ख़ास बनाने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमें इतना सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गूगल फॉर्म है, उसको भरिए। हम आपके डोर स्टेप में एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपके डोर स्टेप पे पहुँचाएंगे, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है वेब3 की दुनिया को। थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड डू इन्जॉय आज का शो। और वेब3 की दुनिया ऐसे ही देखते रहिए। मेरा और प्रणव का तो टारगेट ये है कि कम से कम 1000 एपिसोड करेंगे, बट ठीक है यार, अभी 200 हो गए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत फिनोमिनल अचीवमेंट है यार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और आज का शो एंजॉय करिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और आज का जो शो है वो बहुत ही एक्साइटिंग शो है। 200th एपिसोड, मतलब 200 एपिसोड होना वेब3 की दुनिया के। आई मीन दिस इज फिनोमिनल, फैसिनेटिंग। और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग आज 200 एपिसोड। अब हम सोच रहे थे कि यार क्या करें 200 एपिसोड में, क्या मतलब चीयर बॉयज बन जाए, मतलब चीयर बॉयज, या कुछ ऐसा करें कि धमाल करें, कुछ गिव अवे कर दें 50,000 का, 1 लाख का। क्या करें। जब हम थक गए आइडिया सोच सोच के, तो मैंने और प्रणव ने बोला यार हम करते क्या हैं, हम एजुकेट करते आए हैं, क्यों डिफरेंट करें। 200 वाला जो एपिसोड है उसमें भी वही करते हैं जो करते आए हैं। लेट्स एजुकेट एंड लेट्स गिव पीपल सम डिफरेंट टेक, सम डिफरेंट एनालिसिस। और ये शो बिल्कुल अजीब लगता कि अगर जो मेरे सामने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो शख्स सुनील सर, उनके बगैर ये सेलिब्रेशन बड़ी ऐसी लगती है कि यार मजा नहीं आया। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हम दोनों को, मेरे को और प्रणव को, बहुत सपोर्ट किया, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। बहुत बड़े वेल विशर है हमारे, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी डिमांड रहती है कि मैं भी इनमें बैक स्टेज में ही बोल रहा था कि मुझसे ज्यादा कई बार डिमांड ना कहते हैं, लेकिन सर आप हटो ना, सुनील सर को ले आओ, सुनील सर को ले आओ। मुझे फोमो होने लगा कि भाई मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल ही वो हो जाए। खैर, ऑन अ लाइटर नोट, इनके बगैर ये शो अधूरा है, इनके बगैर ये चैनल अधूरा है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इनके थॉट से, और इस शो में और ओवरऑल चैनल की ग्रोथ में सुनील सर का बहुत बड़ा योगदान है। सो वेलकम प्रणव, वेलकम सुनील सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रणव, मुबारक हो आपको। हमने कभी ये ड्रीम सोचा था, हमने एक दिन मजाक में एक ऐसी बात बोल दी थी जिसमें हमने बोला था कि हम 1000 एपिसोड की कमिटमेंट है, उसके बाद इस पार्टनरशिप का पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह हो सकता है कि यार 1000 एपिसोड हो जाए। उस टाइम हम 3-4 एपिसोड पे थे। अब 200 एपिसोड के बाद लग रहा है कि शायद वो मुंह से निकली हुई जो बात थी प्रणव की, वो 1000 एपिसोड की, शायद उसकी तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव रीच्ड 20% ऑफ आवर ओरिजिनल टारगेट। वेब3 की दुनिया का मतलब सिर्फ एजुकेशन था, और उस पर्पस को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। प्रणव, योर इनिशियल टेक ऑन दिस, व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ? I would say first of all congratulations to everybody Web3 की दुनिया के स्टूडेंट्स की। हम भी स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी इज लर्निंग ओवर हियर। तो सबको बहुत बड़ा धन्यवाद कि हमको आपने कॉन्स्टेंटली देखा। जब हमने पहली बार लाइव स्ट्रीम किया था, मेरे को याद है DeFi समर चल रहा था तब। हाँ, उसके बाद एक विंटर आ गया और वापस सभी लोग नया समर को ढूंढ रहे हैं। तब एकदम हाँ, से मार्केट बुल पे था, कोई मैक्रो को ध्यान नहीं दे रहा था। फिर एकदम से मैक्रो की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आई, उसके कारण रेट कट्स हुए एंड व्हाटएवर हैपेंड इज व्हाट हैपेंड। सो आपने पूरी जर्नी में फ्रॉम अप टू डाउन टू अप हमारे साथ रहे, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट अ फैमिली इज। कि आपने ऊपर से शुरू किया हमारे साथ, नीचे भी गए तो भी हम साथ में रहे, और आगे भी हम ऊपर नीचे जितना भी होगा, जितने भी उतार चढ़ाव होंगे मार्केट के अंदर, वी विल जस्ट कीप एजुकेटिंग यू एंड गिविंग यू द प्योर ट्रूथ अबाउट वेब3। द बेस्ट थिंग अबाउट वेब3 की दुनिया जो मुझे लगती है और जो मैं सबको बताता हूँ, जो मुझे सबसे प्यारी है, वो ये है कि हम किसी भी चीज को मैक्सिमलिस्ट व्यू में आपको नहीं बताते। जो जी भी जी, असली में हो रहा है, जो भी क्रिप्टो की अच्छी बात है वो आपको बताते हैं, जो भी क्रिप्टो की बुरी बात है
वो आपको बताते हैं। जो बिटकॉइन की अच्छी बात है वो आपको पता चलती है काशिफ से, जो बुरी बात है वो मुझसे कभी-कभी सुनने में आ जाती है। जो भी इथेरियम की बुरी बात है वो काशिफ आप एकदम सही तरीके से पॉइंट आउट कर देते हैं। एंड आई थिंक आई ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर इथेरियम, सोलाना के लिए भी और हर इकोसिस्टम के लिए वेब3 की दुनिया है। बिकॉज एट द एंड हम आप लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन के फ्यूचर में एक रियलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव और व्यू देके, एक ऑनेस्ट वर्जिन थॉट देके, एजुकेट करके आप सब लोगों का करियर बनाना चाहते हैं। एंड आई थिंक वेब3 की दुनिया ने अगर आपके लिए एक 100% भी किया है तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज अचीवमेंट फॉर एवरीबॉडी। 200 एपिसोड हो गए एंड आई थिंक वी विल कीप कंटिन्यूइंग दिस लाइक फॉर द 1000th एपिसोड। एंड देन हम पीछे जाके देखेंगे कि हमने जो हमारी सोच थी, जो हमको इम्पैक्ट क्रिएट करना था कि वेब3 की दुनिया से लोग एजुकेट हो रहे हैं क्या, भारतीय लोगों को उतना ही एजुकेशन, उतना ही एक्सपोजर मिल रहा है क्या जितना बाहर के लोगों को मिलता है, जिनके पास लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है, जो बेचारे सिर्फ हिंदी समझ सकते हैं। अगर है तो we'll keep continuing it and make it as great as possible. But thank you everybody, आप सब लोगों ने जो 200वें एपिसोड तक हमको सपोर्ट किया and I cannot be more grateful. ग्रेट यार, ग्रेट, अमेजिंग प्रणव। सुनील सर, आपने दोनों के थॉट्स को सुना और हमने बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोचा सेलिब्रेशन के। फिर हमें लगा कि ये सेलिब्रेशन को भी एजुकेशन से रिलेटेड ही रखते हैं एंड लेट्स ब्रिंग इन द पीपल हु हैव रियली हेल्प्ड अस एंड सपोर्टेड अस इन डिफरेंट वेज। तो कैसा लग रहा है सर आपको आज 200 एपिसोड पे? ये सुन के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार अच्छा हुआ है, चलो अच्छा करा यार। काशिफ और प्रणव, अगर सच बताऊं तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके बाल सफेद हो गए हैं और उसको जल्दी किसी चीज पर खुशी नहीं होती है, और अगर वो खुशी होती है तो उसके बहुत गहरे कल्चरल मीनिंग होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको खुल के बयान करता हूं। जैसे आजकल अगर आप ध्यान से देखें तो दो किस्म के मीडियम्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। एक है टीवी की एंटरटेनमेंट और दूसरी है पॉडकास्ट या स्टैंड अप कॉमेडी की एंटरटेनमेंट। तो आप ध्यान देखिए कि एक टीवी के शो की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है 100 करोड़। 100 करोड़ के बावजूद भी कई बार उनके पास मिलियन व्यूज अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। वो एडवर्टाइजमेंट से उसको पूरा करते हैं। और यहाँ एक स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, उसके पास सिर्फ 50 बंदों की एक ऑडियंस होती है, एक माइक होता है, कोई प्रॉप्स नहीं होते, कोई म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई उसके पास क्रू नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो एक छोटा सा शो करता है और वहां से 35 मिलियन व्यूज होते हैं और वहां पर से एक अनुभव सिंह बस्सी पैदा हो जाता है, एक आकाश गुप्ता पैदा हो जाता है, एक राहुल दुआ पैदा हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडी टीवी इंडस्ट्री के करोड़ों रुपयों के बजट से आगे निकल जाती है? क्योंकि उसके अंदर लाइव ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। परफेक्ट। उसी तरह से मैं आज जो आप कर रहे हैं उसको ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज के कॉन्ट्रास्ट में रख के देखना चाहूंगा। एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जो 10 डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, उसमें बिजनेस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, उसमें सोशल साइंसेस का डिपार्टमेंट हो गया, उसमें लॉ का डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे डिपार्टमेंट आप इकट्ठे करना शुरू कर दें और अपने 200 शोज के कंटेंट को इकट्ठा करके उन 10 डिपार्टमेंट्स के बराबर रख दें। हिंदुस्तान में साहब 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों के 10-10 डिपार्टमेंट को आप कैलकुलेट करें तो आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं वो लेवल वेब3 में तो किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट के पास वो काम करने की ना योग्यता है, ना इतनी कंसिस्टेंसी है। इसलिए मेरे लिए 200 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी साधना इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते उन 800 यूनिवर्सिटियों के 10 डिपार्टमेंट को जो काम करना चाहिए था, जो उन्होंने एक कल्चरल और हिस्टोरिकल मोमेंट और अपॉर्चुनिटी मिस की है, वो आप दो लोगों ने उसको कैप्चर किया है। अब सोचिए कि वो जो कंटेंट उनका काम था,
काम तो उन्हीं का था ना। आपके पास तो रिसोर्स भी नहीं, आपके पास तो कोई फंडिंग भी नहीं है आपके पास। आप तो बैठे 2 अलग जगह पर बैठते हो, स्ट्रीम यार्ड ओपन करते हो, एक दूसरे से कमिटमेंट करते हो कि यार टिके रहना है, बेयर हाँ। फेज आए बुल फेज आए, टिके रहना है। हम्म। 1000 शो का आपका सीधा मतलब है 1000 घंटे तो मिनिमम। जी। अरे भाई लोग, मैं हिंदुस्तान का एकमात्र सिस्टम में काम करने वाला ब्लॉकचेन टीचर हूं जो ब्लॉकचेन और सोशल साइंस पढ़ाता। मैं अकेला टीचर हूं जिसने 1000 घंटे की ब्लॉकचेन टीचिंग की है पिछले 8 सालों में। हम्म। हम्म। मैं एकमात्र बंदा हूं। आपको हम्म। 2-3 घंटे की ब्लॉकचेन पढ़ाने वाले बंदे मिल जाएंगे, पर 200 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे पढ़ाने वाले ब्लॉकचेन टीचर्स नहीं मिलेंगे। हम्म। अब आप उसी चीज को सिस्टम से हटके बट एजुकेशन के अंदर ना केवल रहना बल्कि लगातार शो आफ्टर शो करते रहना, इस चीज की जब सांस्कृतिक उपलब्धि है, ये आपकी और मेरे द्वारा इवेल्युएट करने वाली चीज नहीं है, आने वाला वक्त इवेल्युएट करेगा। आप गिनती तो करिए हिंदुस्तान में कितने क्रिप्टो पॉडकास्ट शुरू हुए थे, कितने टिके हुए हैं, हम्म। और कितने कंटिन्यूसली अपनी फॉलोअरशिप बढ़ा रहे हैं। कितने पॉडकास्ट हैं जो ट्रेडिंग से हटके कुछ कर पा रहे हैं, और ना केवल कर पा रहे हैं बल्कि कंसिस्टेंटली शो आफ्टर शो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि 20वीं सदी में जो काम यूनिवर्सिटीज करती थी, 21वीं सदी में जो काम होना चाहिए उस लेवल का वो आप कर रहे हैं, और आपका फोकस है क्रिप्टो वेब3। सो बहुत बहुत बधाई। और इस इतनी बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि में मैं थोड़ा सा हिस्सेदार बन सका, ये मेरे लिए खुशी की बात है। सर, आपकी जो वही सर, जो आपका बताने का जो तरीका है और जो जिस तरीके से आपने प्रशंसा की है, मतलब ये लिटरली दिल को छू गई। और ये कई बार क्या लगता है कि डाउट्स ऐसी बात नहीं है कि हमारी जर्नी में भी आए कि हमें लगा इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ द एफर्ट जो हम ये कर रहे हैं। बट आई थिंक आपने जिस खूबसूरती से इस चीज को समराइज किया है सर, मतलब ट्रस्ट मी, ये और ज्यादा प्रोत्साहित करेगा मुझे और प्रणव को कि मतलब इट हैज जस्ट टच्ड अस, मतलब ये ऐसा। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज वर्ड्स, बिकॉज आई जस्ट कांट इवन एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ऐसा आप जैसे आदमी से जब प्रशंसा मिलती है तो मतलब मन लगता है कि यार नहीं ठीक है, कुछ करा है, कुछ अचीव हुआ है। एंड आई थिंक जब भी हिस्ट्री जब देखी लिखी जाएगी, जब वेब3 को इंडिया में जब इस इंडस्ट्री को रिव्यू किया जाएगा कि यार वो कौन थे जिन्होंने प्रॉब्ली एजुकेशन स्पेस में काम किया, एंड आई थिंक अगर उसमें से कोई एक आध आदमी उठ के बोल देता है कि नहीं एक शो था या थे प्रणव और काशिफ जो कि काफी एफर्ट मारा उन्होंने उस दौर में, तो आई थिंक वो अपने लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। बच्चे कहेंगे कि हाँ यार, अच्छा पापा ठीक ही काम करते थे, कुछ घंटे इसमें लगाते थे, और ठीक किया उन्होंने काम। तो चलो बढ़िया है सर, गुड है। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि इस शो को ऑब्वियसली स्पेशल बनाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि सर आज आप कुछ हमारे ऑडियंस को, आप तो हमेशा ही से ही उनको एनलाइटन करते रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि आज आप ऑडियंस को 200th एपिसोड में मैं चाहता हूँ कि कुछ आप एक ऐसे, मैं अल्फा वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट आपके हिसाब से कुछ ग्रोइंग ट्रेंड, कुछ ऐसे जो पर्टिकुलरली मैक्रो में और बिटकॉइन में आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है, कि मैक्रो में आपको ये क्या ट्रेंड बनता दिख रहा है यूएस में या ग्लोबली इकोनॉमीज के अंदर, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस मेरी आप पे डिपेंड करती है मैक्रो ट्रेंड समझने के लिए, और काफी सारे लोग बिटकॉइन का भी ट्रेंड समझने के लिए आप पे बहुत रिलाई करते हैं। इफ यू कैन गिव देम सम ट्रेंड कि व्हाट इज हैपनिंग। देखिए, इसको ना थोड़ा सा विजुअली समझने की कोशिश करिए, और विजुअली अगर समझना है तो नॉर्मली हमें इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि अगर पिछले 300-400 सालों को के मनी के इतिहास को देखें, तो वो मनी का इतिहास ऐसा रहा है कि एक समय नीदरलैंड का जो करेंसी था वो दुनिया की रिजर्व करेंसी था। उसके बाद अंग्रेजों की पाउंड रिजर्व करेंसी बना, उसके बाद अमेरिका की रिजर्व करेंसी बना। तो बेसिकली क्या होता था कि एक यूनिपोलर मोमेंट आता था, वो ध्वस्त होता था, क्योंकि डबल एंटी लेजर सिस्टम था, तो उसमें सिंगल सेंट्रलाइज पावर होती थी। एक पावर आती थी, थोड़ी देर बाद 30, 40, 50 साल बाद खत्म होती थी, दूसरी पावर खड़ी हो जाती है। फिर वो
30-40-50 साल रहती थी, उसके बाद वो खत्म हो जाती थी, फिर तीसरी आ जाती थी। ये चलता रहता था और हमें लगता था कि यार ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने बीच में 10-20 साल पहले ये कहना शुरू कर दिया कि जब डॉलर डाउन जाएगा तो यूरो आ जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं यूरो नहीं आएगा, चाइना का युआन आ जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना यूरो आगे आएगा ना युआन आगे आएगा। तो सवाल ये है कि अगर डॉलर डाउन जा रहा है और उसकी जगह ना यूरो आगे आएगा ना युआन आएगा, तो फिर वो नई विजुअल इमेज क्या बनेगी नई हिस्ट्री की? गॉट इट? क्योंकि पहले हमें आदत पड़ी हुई थी पुराने सिंबल्स के साथ जीने की, पुराने प्रतीकों के साथ जीने की। जैसे मैं आज आपको कह रहा हूं कि भाई जो काम आईवी लीग यूनिवर्सिटीज को इंडिया में करना चाहिए था पिछले 20 सालों में या कम से कम पिछले 10 सालों के अंदर, वो आप लोग कर रहे हो। आप लोग तो पैसे भी नहीं लेते, वो तो एक एक प्रोफेसर वहां पर 5-5 लाख रुपए सैलरी ले रहा, वो फिर भी नहीं ये काम कर रहा। हिंदुस्तान के अंदर एक आईएम बता दो या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी बता दो जिसके ऊपर ब्लॉकचेन का कोई ऐसा शो हो जो 200 एपिसोड तो छोड़ो, 20 एपिसोड ही चलाओ। ठीक है, तो जिस तरह से आपने एक बिल्कुल नई चीज जो काम यूनिवर्सिटीज को चेक करना चाहिए, वो रोल आपने टेक ओवर कर लिया है, अपनी मेहनत से, अपने पैशन से टेक ओवर कर लिया है। उसी तरह से जहां पर जगह डॉलर छोड़ के जाएगा, उस स्पेस को क्रिप्टो और पब्लिक ब्लॉकचेन फोर्सफुली टेक ओवर कर लेंगी। तो हम बेसिकली एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, डेल्यूज, फ्रांस के फिलोसोफर हुए हैं, तो उनकी एक किताब है, उसका नाम है 1000 प्लेटोस। प्लेटो धरती की उस सतह को कहते हैं जो ना तो मैदान होता है ना ही पहाड़ होता है। वो एक ऊंची सरफेस होती है जिसकी चोटी नहीं होती, यानी कि उस प्लेटो के ऊपर लोग रह सकते हैं। तो मैं उस 1000 प्लेटो की उदाहरण के लेवल पर यह कहने जा रहा हूं कि हम एक ऐसे समय में आ रहे हैं जो ना तो यूनिपोलर होएगा ना मल्टीपोलर होएगा, वो 1000 प्लेटोस का वर्ल्ड होएगा। उसमें एक प्लेटो का नाम आप रखोगे इथीरियम, दूसरे का नाम रखोगे बिटकॉइन, तीसरे का नाम रखोगे पॉलीगॉन, चौथे का नाम रखोगे सोलाना, पांचवें का नाम रखोगे नियर। हम उस दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं और वो दुनिया प्लेटो की दुनिया है, PLAETEAU। प्लेटो का बेसिक मतलब ये है कि वो पठार है, यानी कि मैदान से ऊंचा है। अगर मैदान में बाढ़ आ जाए तो प्लेटो के लोगों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो मैदान से लगभग 1000-2000 फुट ऊंचा होता है। तो अगर मैदान में बाढ़ आ भी जाए तो प्लेटो के लोगों को कुछ नहीं होगा। पर वो पहाड़ जैसा नहीं होता है। पहाड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक तो उस पर चढ़ना मुश्किल, और चढ़ के अगर उतरे तो सीधा खाई में गिरे। जबकि प्लेटो के अंदर ना तो चढ़ने की बहुत ज्यादा टेंशन है, ना डूबने या गिरने की बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि उसके ऊपर फ्लोटिंग सरफेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप बैंगलोर को ध्यान से देखिए, बैंगलोर एक बहुत कमाल का शहर है। इस शहर की समुद्री तल से जो ऊंचाई है वो लगभग 900 मीटर है। तो यहां पर गर्मी बाकी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में कम पड़ती है। आईटी वर्ल्ड यहां पर क्यों आया है? क्योंकि यहां का जो मौसम है वो नॉर्मल इंडिया से थोड़ा सा अच्छा है। यहां पर लोगों को एसी की भी जरूरत कम पड़ती है। जैसे मैं 7 साल से रह रहा हूं, हमारे घर में एसी नहीं है। तो उस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि हम एक 1000 प्लेटो, 1000 पठार, हिंदी में इसको प्लेटो को पठार बोलते हैं, उन 1000 पठारों की धरती पर जा रहे हैं जहां पर अलग अलग आइलैंड्स होंगे, पठार होंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, इंटरऑपरेबल होंगे। और ये इमेजिनेशन अगर आप करें तो ये वो धरती है जो ना मैदान है ना पहाड़ है, ये उसके बीच की धरती है।
तो आप ये कह रहे हो कि अगली सिविलाइजेशन जो है वो अलग अलग चेन्स पे बनने वाली है और अलग अलग चेन्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होगी। जो अगली सिविलाइजेशन है वो धरती पे भी नहीं होगी, वो पहाड़ पे भी नहीं होगी, वो उसके समवेयर इन द मिडल, जो कि दुनिया। एग्जैक्टली exactly. हाँ। क्यों? ये इसलिए मैं कह रहा हूं और इसमें एक कि अल्फा आज मुझे दिखा, इसमें मुझे एक अल्फा दिखा, सॉरी सर, कि आपने एक जो वर्ड यूज करा कि अलग अलग पठार जो है वो ब्रिजेस से कनेक्टेड होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कि इसमें क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है कि कहीं पे भी अभी तक सेफ ब्रिजेस नहीं बने, तो प्रॉब्ली जो नेक्स्ट ब्रिजेस की इंपॉर्टेंस जो है वो इस चीज से समझ में आ रही है कि ये किस तरीके से दुनिया बनेगी और फिर आपस में कनेक्टेड भी होगी, इंटरऑपरेबल भी होगी। देखिए, जो मेरी इसमें विजन है मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। हाँ। देखिए, पहली बात, दुनिया के अंदर कोई भी मॉनेटरी सिस्टम होता है उसके अंडरलाइंग लेजर होती है। हम्म। अगर आप पिछले 5000 साल देखें तो पहले 4500 साल हम सिंगल एंट्री लेजर के ऊपर रहे हैं, क्योंकि जो लेजर होती थी राजा के महल के अंदर होती थी या राजा के मंत्री के पास होती थी। तो हर बड़े मॉनेटरी सिस्टम के पीछे लेजर सिस्टम होता है, तब सिंगल एंट्री लेजर थी। तो राजाओं का राज था, एम्पायर्स थे, मोनार्क्स थे। 500 साल पहले डबल एंट्री लेजर आ गई, तो अकाउंटेंट्स पैदा हो गए, ऑडिटर्स पैदा हो गए, सीएस पैदा हो गए। वो मॉडर्न यूरोप वहां से शुरू हुआ। तो मॉडर्न यूरोप ने डेमोक्रेसी पैदा कर दी, ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन, मॉडर्न बैंकिंग, मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम, मॉडर्न शिपिंग सिस्टम, ये सब कुछ पैदा किया। तो उसके अंदर भी लेजर थी, वो डबल एंट्री लेजर थी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तीसरा सिस्टम आ रहा है, ट्रिपल एंट्री लेजर सिस्टम है, जिसके ऊपर ये 1000 पठार पैदा होंगे, 1000 प्लेटोस पैदा होंगे, और जनता इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि पहाड़ के ऊपर रहना भी नुकसानदायक है, क्योंकि वहां पर खतरा है, ज्यादा लोग वहां जाके नहीं रह सकते। और मैदान में रहना इसलिए खतरनाक है क्या? क्योंकि वहां पर फिएट करेंसीज की इन्फ्लेशन रहती है, वहां महंगाई रहती है, वहां बेरोजगारी रहती है, वहां कम्युनिटी का भाव नहीं है, हर कोई अकेला अकेला पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 1000 फुट थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं तो आप सेफ हैं। और वो 1000 फुट का मतलब क्या है कि आप कोई क्रिप्टो वैलेट को जानकारी उसकी हासिल कर दीजिए, मेटामास्क यूज करना शुरू कर दीजिए, ट्रस्ट वैलेट, एक्सोडस वैलेट समझना शुरू कर दीजिए, और ऐसी 2-4 डैप्स को यूज करना शुरू कर दीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली उस दुनिया में एंटर करेंगे। अब आपका जो काम है, आपने जो सांस्कृतिक स्तर पर काम किया है, आपने मैदान से लेकर पठार तक हजारों सीढ़ियां बना दी। आप ये मत सोचिए कि आपका काम की कम इंपॉर्टेंस है। आपने हजारों सीढ़ियां बना दी हैं लोगों को मैदान से पठार तक की 1000 फीट की यात्रा पूरी करने के लिए, सिंपल, सीधी, सरल हिंदी भाषा में। राइट। प्रणव कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हमेशा आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू नील जीज एनालॉजीज। इनकी बातों से Web3 में और ज्यादा आई थिंक लाइक जैसा कि काशिफ और सुनील जी ने पॉइंट आउट किया, द ब्रिजेस, तो ऑलरेडी इसके ऊपर इनोवेशन चालू हो गया। वर्म होल ने अभी अभी अपना एयर ड्रॉप किया है, लेयर जीरो भी अपना एयर ड्रॉप लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पठारों को भी, प्लेटूज को भी सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सिविलाइजेशन ला रहे हैं। जैसे कि सोलाना अपना इकोसिस्टम को सॉलिडिफाई कर रहा है, इथेरियम अपने इकोसिस्टम को सॉलिडिफाई कर रहा है, उसके अंदर और नहरें बना रहा है लेड 2 नाम की। और नए प्लेटूज भी हर बार जब भी सिविलाइजेशन बनती है तो नए नए प्लेटूज भी बन के आते हैं। जैसे मोनाड अपनी एक नई लेयर 1 ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा है, और भी कुछ लोग अपनी मूव लैंग्वेज पे सुई, एप्टोस, ये सब की सिविलाइजेशन लॉन्च कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक नेटवर्क स्टेट इंटरनेट पे बन रहा है, और मेरी इस बात में फुल कन्विक्शन है कि अभी तक जैसे मेरे मम्मी पापा रहते थे, वो लोग एकदम कम्युनिटी से कनेक्टेड होकर रहते थे। आप भी, काशिफ भाई, सुनील भाई, आप लोग सब बहुत अपने नेबर्स को जानते हैं, अपने अपनी कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं नहीं जानता, मैं अपने नेबर्स को नहीं जानता, मैं अपने ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, उसको नहीं जानता। बट द क्लोजेस्ट एफिनिटी आई हैव इज टू माय इंटरनेट कम्युनिटी, व्हिच इज द इथेरियम कम्युनिटी, द ग्राफ कम्युनिटी, द पॉलीगॉन कम्युनिटी, द फारकास्टर कम्युनिटी। सो जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन है मेरे हिसाब में ऑफ कोर्स वो इंटरनेट के ऊपर ही बनेगा। वाओ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वैसे ये मैं एग्री करता हूँ। जैसे अब ऐसा होने लगा है कि
मेरी तो चलो ट्विटर पे कम्युनिटी है, बट जैसे बिटकॉइनर्स की एक कम्युनिटी है, वो साथ में नहीं रहते, एक दूसरे को जानते नहीं, कभी फिजिकली मिले नहीं, बट एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए कूद जाते हैं। मैं देखता हूँ, या इथेरियम की कम्युनिटी है, मतलब मैं देखता हूँ कि अब ये जो कल्चर है प्रॉब्ली, ये जो ऑन चेन कल्चर डेवलप हो रहा है, ये वही नेक्स्ट जो नेबरहुड की तुम बात कर रहे हो, जो हमारे पेरेंट्स ने प्रॉब्ली फिजिकली जब कनेक्ट करा सोसाइटीज में, अब वो प्रॉब्ली ऑन चेन हो रहा है। व्हाट इज योर टेक सुनील सर? इनफैक्ट आप इस पे, इस आपसे ज्यादा इसकी समझ किसी को नहीं होगी, बिकॉज यू आर बिल्डिंग समथिंग इन दैट डोमेन, जहाँ पे आप जानते हो कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फ्यूचर ऑफ इमोशंस, फ्यूचर ऑफ इंसानियत, जैसे आप कह लीजिए हिंदी में, प्लेन भाषा में, वो प्रॉब्लम वहां डेवलप हो रही है ऑन चेन। काशिफ और प्रणव, ये इतना खूबसूरत और इतना चुनौती भरा विषय है कि इसके बारे में मैं चाहे सारा दिन बोलूं, बट अगर मैं उसको संक्षेप में बोलना चाहूं तो कुछ उस तरह से बोलना चाहूंगा कि दुनिया को बनाने की जिम्मेवारी एडम और ईव, औरत और मर्द पर होती है। औरत और मर्द मिलके फैसला करते हैं कि उनको कैसी दुनिया बनानी है। वहां से कम्युनिटी पैदा होती है। वो कम्युनिटी के अंदर फिर मनी आती है, फिर वैल्यूज आते हैं, फिर मैरिज आती है, फिर और इनहेरिटेंस के लॉज आते हैं, वो सारा कुछ आता है। हाँ। ये जो दुनिया है, जिस दुनिया की हम यहाँ नेटवर्क स्टेट के रूप में बात कर रहे हैं, हाँ। ये अपने नए वैल्यू सिस्टम को लेके आएगी, जिसके अंदर मेरा एक अपना आइडिया है जो अगले कुछ सालों के अंदर जो मेरे हिसाब से बनने वाला है। हम 3 स्तरों से गुजरेंगे। पहले हम फ्लोटिंग मैरिज में जाएंगे। लोग औरत और मर्द फुल मैरिज की बजाय पहले फ्लोटिंग मैरिज करेंगे। फ्लोटिंग मैरिज से वो फ्लोटिंग फैमिली में जाएंगे, फ्लोटिंग फैमिली से वो फ्लोटिंग सिटीज में जाएंगे। आने वाले समय में शहर बनेंगे, पर लोग सारी उम्र एक शहर में नहीं बिताएंगे। जैसे प्रणव को मान लीजिए किसी से प्रेम हो जाता है, तो उसके साथ वो 6 महीने बैंगलोर आके रहता है। 6 महीने बाद वो लड़की आप उसको प्रणव को कहती है कि भी देखो ऐसा है कि मुझे ना बेकिंग का कोर्स करने के लिए पेरिस जाना है, तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो प्रणव वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठाता है, वो पेरिस चली जाती है और वहां से बोरिया बिस्तरा उठा के पुणे आ जाता है। तो पुणे में उसको प्रणव ऑलरेडी ये लाइफ जी रहा है। प्रणव को ये होने नहीं वाला, प्रणव के साथ तो हो रहा है। वो इसलिए कि प्रणव अर्ली मूवर है। मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में प्रणव जैसे लाखों कपल्स होंगे। मैं इसको कट कर दूंगा प्रणव, डोंट वरी, इट विल नॉट हार्म यू इन एनी सेंस। So basically, yeah, go ahead, प्रणव। इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो हमें लगता है कि इन द फ्यूचर वेब3 का जमाना आने वाला है, इथेरियम का जमाना आने वाला है, तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगता है कि इथेरियम, बिटकॉइन, इन तरह की क्रिप्टो करेंसीज की स्टॉक मार्केट से डीकपलिंग होगी? अगर नहीं होगी तो इनकी अपनी खुद की पहचान नहीं बनने वाली है, क्योंकि मैक्रो जब तक इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, तब तक पहचान नहीं बनने वाली है। और ये कब तक नहीं होगा? Why is the decoupling not happened? और कितना टाइम लगेगा, गिवन दैट हमने देखा है कि बिटकॉइन, इथेरियम कितना इंपॉर्टेंट होने वाले फ्यूचर के लिए? प्रणव, 2 चीजें ऐसी होने वाली हैं जिन चीजों से खासकर इथेरियम की डिमांड स्काई रॉकेट होने वाली है। और पहली चीज ये है, लेयर 2 यूनिवर्स एक्सप्लोड करने वाला है। दूसरा, उस कारण जो इथेरियम की डिमांड है लेयर 2 यूनिवर्स के द्वारा वो बढ़ने वाली है। दुनिया के अंदर अगर आप बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम ईटीएफ को आपस में कंपेयर करें तो एक बहुत भारी फर्क है। आप बिटकॉइन ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिटकॉइन जितना आपने खरीदा उतना ही बिटकॉइन आपके पास है। पर अगर आपने मान लीजिए $1 लाख इन्वेस्ट किया और उसके बदले में मान लीजिए 32 ईथर खरीद लिए, 32 ईथर जो आपने खरीदे उसके बदले में आपको हर साल 5-6% जो यील्ड मिलना है वो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के बराबर का बना देता है। और दुनिया में बिटकॉइन के बाद अगर सबसे
इंपॉर्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू है तो वो इथीरियम है। तो नंबर 1, ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के बराबर की सिक्योर एसेट हमारे सामने पड़ी हुई है जिसकी डिमांड बहुत बड़े लेवल पर आने वाली है, नंबर 1। दूसरा, डैप यूनिवर्स की तरफ से डिमांड, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू के पास भी जा रहा है और यूटिलिटी के लेवल पर भी इसकी एक मैसिव डिमांड पैदा होने जा रही है। मैं L2beat.io के ऊपर अगर आप आज की तारीख में जाएं तो 50 से ज्यादा L2s है, हाँ 50 से ज्यादा ईवीएम कंपेटिबल L2s हैं। तो जब आप दोनों चीजों को इकट्ठा करोगे तो दुनिया के अंदर आज कम से कम 300 मिलियन यूजर्स हैं जो या तो इथीरियम पे ऊपर हैं या इथीरियम लेयर 2 पर हैं। तो इसलिए इन दोनों के लेवल पर इथीरियम की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। अब सवाल ये है कि आप मैक्रो पिक्चर और लॉन्ग टर्म पिक्चर के हिसाब से देखिए तो सबको नजर आ रहा है कि कमोडिटीज का जमाना है। फिएट करेंसीज के अंदर आपको एक तो 8% इन्फ्लेशन का सीधा ही खतरा है। अगर आपने 4% इंटरेस्ट के उठाए ऊपर 4, 8, 12 हो गया, तो यानी कि जो धंधा 12% से ज्यादा का मुनाफा देगा वही करेंगे, उससे कम वाला धंधा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि फिएट करेंसी के अंदर एक नया बिजनेस खोल पाना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होता जा रहा है। आप कमर्शियल रियल एस्टेट को तरफ देखिए, आप स्विगी जोमेटो जैसे B2C प्लेटफॉर्म को देखिए, वो अभी भी घाटे में जा रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि लोगों के पास टोकनाइजेशन मॉडल्स में जाने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। पर टोकनाइजेशन को इन्वेस्टर नहीं बचाता है, टोकनाइजेशन को कम्युनिटी बचाती है। अब जब कम्युनिटी बचाती है तो सीधी सी बात है, कम्युनिटी के साथ इंसेंटिव शेयर करो। तो जब ये होगा तो मेरे हिसाब से डीकपलिंग ऑटोमेटिकली होगी। और दूसरी बात, जो बात हम नहीं सोच पा रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए अर्जेंटीना जैसे देश को सेंटर में रख लीजिए। आप अमेरिका को सेंटर में मत रखिए, अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जिसने पिछले 40 साल से हाई इन्फ्लेशन देखी है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है 3 डिजिट्स इन्फ्लेशन। और वहां की जनता इतनी दुखी थी अपनी करेंसी से कि वो डॉलर में सेव करते थे, अपने अर्जेंटाइन पैसों में सेव नहीं करते थे। और पीछे क्या हुआ, उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट आउट कर दिया और एक नए बंदे को जो लिबर्टेरियन इकोनॉमिस्ट था, हावियर मिलेई, उसको इलेक्ट कर लिया। उसने ये कहा था कि मैं सेंट्रल बैंक को ताला लगा दूंगा, मैं फिएट करेंसी को बैन कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को बंद कर दूंगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान में कभी पॉसिबल है इस तरह का? आप कभी सपने में भी सोच सकते हैं? वो आया, उसने पहली बार 100 साल के इतिहास में अर्जेंटीना में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ गवर्नमेंट का, पहली बार। दूसरी बात, उसने कम से कम हर महीने 70-80 हजार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छांटी कर दी, छांटी। और वो ना केवल डेफिसिट कंट्रोल कर पा रहा है, बल्कि लोग अब वो पूरी की पूरी अर्जेंटाइन इकोनॉमी को डॉलराइज कर रहा है। और बिटकॉइन लीगल है, इथीरियम लीगल है वहां पर। वो बेसिकली क्या कर रहा है, अर्जेंटीना को मल्टी करेंसी कंट्री बना रहा है। स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंसी की डोमेन से बाहर निकाल रहा है वहां का प्रेसिडेंट। अब 2 साल पहले जब एल सल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया गया तो क्या लोगों ने कहा था, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस वन ऑड एग्जाम्पल है। फिर सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक ने लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया, नहीं ये तो बड़ा छोटा कंट्री है। अब अर्जेंटीना ने ऐसे कर दिया, पर उन्होंने लीगल टेंडर नहीं किया, उन्होंने मल्टी करेंसी रिजीम बना दिया हुआ है। सवाल ये है कि ये आने वाले उस 1000 प्लेटोस के लक्षण है, उसकी सुगबुगाहट है, उसकी नॉकिंग है आपके दरवाजे पर। वो बात अलग है कि हम माने या ना माने। फॉर एग्जाम्पल, जो आज जो हो रहा है डॉलर के साथ, और जिस तरह से मार्केट में ऑलरेडी न्यूज आनी शुरू हो गई है,
देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि हम बहुत जल्दी एक मॉनेटरी क्रैश देखें जिसमें डॉलर 30 से 40% डाउन चला जाए अगेंस्ट गोल्ड। अगर वो ऐसा होता है तो उस क्रैश से डॉलर कभी नहीं उबर पाएगा और उस समय जनता डीकपलिंग करेगी। और ये याद रखिए काशिफ और प्रणव, अब जो डीकपलिंग होएगी वो ना यूरो की तरफ जाएगी ना युआन की तरफ जाएगी, वो क्रिप्टो की तरफ आएगी, वो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना इनकी तरफ आएगी। बिकॉज यही एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कंपाउंड ग्रोथ रेट पर बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है सर अभी ये मैक्रो के हिसाब से अगर आप देखो तो जैसे आपने यूएस की बात बोली तो डॉलर क्रैश की, सो यू थिंक इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और स्टिल यू नो जो जो लेटेस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा आया है, इन्फ्लेशन अभी भी उनके कंट्रोल में नहीं आ रही एंड नाउ दे आर ऑन अ वर्ज, और जो येन का भी हमने देखा कि जापानीज येन का जो डाउन ट्रेंड देख रहे हैं हम, what is happening exactly right now in macro which is worrying you a lot? देखिए मैक्रो के अंदर इस समय एक मूविंग वेक्टर नहीं है। ब्रॉडली अगर मैं मोटा मोटा कहूं 2 से 3 मूविंग वेक्टर्स हैं और अगर उन मूविंग वेक्टर्स के हिसाब से आप देखो तो कुछ भी हो सकता है इन 2 या 3 चीजों में से। पहली चीज, डॉलर वीक हो रहा है उसकी अपनी गलतियों के कारण। क्यों? क्योंकि डॉलर इस समय लगभग 130% तो सरकारी डेट है। दूसरा, वहां पर अगर आप टैक्स रेवेन्यू देखें और उनकी इंटरेस्ट पेमेंट देखें तो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट एज अ टोटल जीडीपी शेयर, एज अ टोटल परसेंटेज वो बढ़ती जा रही है। यानी कि आने वाले 2-3 सालों के पास अमेरिका के पास इतना टैक्स रेवेन्यू नहीं होएगा कि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कर सके। अब अगर वो टैक्स इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो इकोनॉमी के अंदर करेंसी सस्ती होएगी। तो अगर करेंसी सस्ती होएगी तो जो जापान, और चाइना जैसे कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज हैं, जो उनके बॉन्ड्स खरीद के बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि आपकी करेंसी तो इन्फ्लेशनरी है और आप इंटरेस्ट रेट हमें कम दे रहे हो, हम आपके बॉन्ड्स क्यों रखें? तो वो बॉन्ड्स छोड़ देंगे, मार्केट में बेच देंगे। $30 ट्रिलियन का डेट इस समय फॉरेनर्स के पास है डॉलर टर्म्स में। ठीक, अब सवाल ये है कि वो जो डॉलर एसेट्स है अगर वो उनको ड्रॉप करते हैं तो अमेरिका के डॉलर की अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाता है कि उनका टैक्स रेवेन्यू उतना नहीं है, तो फिर उनको नोट छापने पड़ जाते हैं। तो अमेरिका की हालत ऐसी है कि आगे कुआं पीछे खाई। और ये कोई आज नहीं हुआ, इस चीज को होने में 50 साल लग गए हैं और ये एक ऐसा ट्रैप है, अब अमेरिका इससे बाहर नहीं निकल सकता। और प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो इस समय अमेरिका जैसी लीडरशिप किसी और को दे सके। तो फिर जनता कहां जाएगी? जनता के पास जाने के लिए एक ही डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन की तरफ जेन ज़ी ऑलरेडी जा चुका है। और आपको याद हो मैंने आपके एक शो में कहा था कि ये बिटकॉइन का जो ETF है ये कुछ ऐसा है कि एक बहुत ही अमीर आदमी ने अपनी जिप्सी हुई बेटी को कई साल बाद घर वापस बुलाया है कि जब बेटा निकम्मा हो गया, आप वो बूढ़ा हो गया, और अपनी आधी दौलत का हिस्सेदार उसने बेटी को बनाया। क्योंकि बिटकॉइन के सक्सेसफुल होने की गारंटी तो बहुत ज्यादा है, उसकी डाउनसाइड कम है और अपसाइड ज्यादा है, जबकि फीड करेंसीज के अगले 10 साल में मर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए ये बूढ़ा धृतराष्ट्र है जिसको अब एक नया सेवियर चाहिए। फीड करेंसी को जीने के लिए क्रिप्टो चाहिए। टोकनाइजेशन विल सेव पब्लिक। और उसके अर्ली ग्लिम्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। ब्लैक रॉक ने चालू कर दिया है, फिडेलिटी भी बहुत इंटरेस्टेड है और ऑलरेडी वो शायद ओवर सब्सक्राइब हो गया IBTC फंड जो है। और उन लोगों ने एक ऑलरेडी इक्योरियम, आई थिंक उसका नाम है, RWA
इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्लैक रॉक ने फर्स्ट Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर जो RW है, सिक्योरियम, उसमें इन्वेस्ट कर दिया है. सो आई थिंक दैट इज कमिंग अलोंग एंड इन द फ्यूचर दैट इज व्हाट रियलिटी इज. प्रणव, मैं इसमें एक और चीज आपको ऐड कर दूं. आपको याद होगा कि जब पॉलीगॉन ब्रेकआउट किया था, वो किया था मई 2021 में. ठीक है, शुरू वो मार्च 2020 में हो गया था, पर ब्रेकआउट किया था अप्रैल मई 2021 के अंदर. उस दिन से लेकर आज तक टोटल 3 साल हुए हैं. 3 साल में लेयर 2 यूनिवर्स या स्केलेबिलिटी यूनिवर्स क्या 100 गुना नहीं बढ़ गया? बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल. सो आप देखिए कि एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल आगे 100 सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स पैदा कर रही है. उसी तरह से जब आप ब्लैक रॉक के RW प्रोजेक्ट की बात करते हो, ऐसी एक उदाहरण आगे 100 और सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स पैदा करेगी. तो मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली एक एक कैटेगरी आप लेते जाओ और उसमें 100x की पॉसिबिलिटी ढूंढते जाओ. I think that's the future. Kashif, any ending question? राइट सर, आई थिंक थैंक यू वेरी मच सर. मैं सिर्फ आपसे जाते जाते थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको अगर 200 एपिसोड में अगर ऑडियंस को कुछ अल्फा देना हो, अल्फा मीन द सेंस कि उनको थोड़ा सा ये लगे कि नहीं, आज सुनील सर से थोड़ा सा कुछ वो मिल गया जिसकी तलाश थी, तो वो क्या है सर? देखिए, हम आपसे कभी हम आपसे मांगते नहीं है, पर आज मांग लेते हैं सर, कुछ अल्फा देके जाइए. तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी ऊपर वाला है, उसको अल्फा बनाए या ना बनाए. हाँ. मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि ब्लॉकचेन हमें वर्चुअल कम्युनिटीज दे रहा है, पर वर्चुअल कम्युनिटीज के अंदर अभी हमने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड नहीं किए हैं. जैसे अगर वर्चुअल कम्युनिटीज के अंदर एजुकेशन होगी तो उस एजुकेशन का स्वरूप कैसा होगा और उसके लिए पे कौन करेगा. वहां पर लोगों का मैरिज के प्रति क्या रवैया होगा. वहां लोगों को मनी के अंदर क्रिप्टो कहने से या 100x कहने से गुजारा नहीं होगा. अल्टीमेटली कम्युनिटी से चीजें ग्रो करेंगी. वहां पर कम्युनिटी का फॉर्मेट क्या होगा. आने वाले समय में जो हाउसिंग होएगी, रियल एस्टेट होएगा, उसको आप कैसे ओन करेंगे. क्या 25 साल की EMI के बेस पर ओन करेंगे, के प्रीपेड रेंटल क्रेडिट्स के बेस पर ओन करेंगे. मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास क्रिप्टो ने एक ऐसी ऑप्शन दी है कि जिस ऑप्शन के आधार पर अब आपको नई दुनिया बनानी है. आपने नॉलेज ले ली, आप पठार पर चढ़ाए. अब यहां पर आपके आसपास अगर मान लीजिए 10 लाख लोग हैं, उन 10 लाख लोगों के साथ कैसे जीना है. सिर्फ 100x की उम्मीद करके नो. आपको नए वैल्यूज, नए एथिक्स बिल्ड करने पड़ेंगे. औरतों के प्रति आपका रवैया कैसा हो, बच्चों के प्रति आपका रवैया कैसा हो, बूढ़ों की तीमारदारी कैसी की जाए, आपको अपने पड़ोसी के साथ वैल्यू सिस्टम कैसा बनाना है. डू यू नो, आज से 300 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर पुलिस होती ही नहीं थी. पुलिस होती ही नहीं थी. क्या आप क्रिप्टो के अंदर ऐसी नेटवर्क स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर पुलिस की जरूरत ही ना पड़े. वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यूरिसडिक्शन, जजमेंट कैसे आएगा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगा. एक बात याद रखिए, क्रिप्टो में जिसने 100x कमाया है, जिसने इज्जत कमाई है, पैसा कमाया है, ये समझ लीजिए कि उसके पास एक्सट्रीम पावर आ गई है, क्योंकि वो आने वाले सारे इन्फ्लेशन के तूफान को, करेंसी क्लैप्स के तूफान को वो हैंडल कर सकता है. बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप मत समझिए कि आप कोई साधारण इंसान हैं.
आप सिर्फ क्रिप्टो के लोग नहीं हैं, आप एक नई दुनिया के बाशिंदे हैं जो एक लीडरशिप स्टेटस में हैं, और आपको दुनिया के लिए, जो बॉटम की मैदानों में फंसी हुई दुनिया है, उसके लिए एथिक्स और नॉर्म्स बिल्ड करने हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप कर सकते हैं। ये काम एग्रीकल्चर कैसे होगा, जंगल कैसे बचाया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आप कैसे रोकेंगे, औरत मर्द का रिश्ता कैसे होएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजों के बारे में अल्टीमेटली आपको थॉट लीडर बनना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि ये एक ऐसी दुनिया आपके सामने आई है जिसमें तो अभी सिर्फ पैसा आया है। पैसे के साथ साथ दुनिया से एक चीज मांगो कि मुझे ढेर सारा प्यार दो, और वो जब दोनों चीजें, पैसा और प्यार, मर्ज हो जाएगा, तब जीने का जो मजा आएगा वो बहुत कमाल होगा। बिल्कुल सर, what a beautiful thought and what a beautiful ending। and समझने वाले समझ गए होंगे अल्फा जो इसमें था, बट अगर आप फिर भी अगर नहीं समझे तो everything that redefines communities in the future, you know, जो कम्युनिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, कम्युनिटी के अंदर जो एथिक्स है, मोरल है, वैल्यूज है, you know, उससे रिलेटेड जो भी कोई काम कर रहा है, या अगर कोई, अभी तक तो मैंने लिटरली किसी को काम करते हुए भी नहीं देखा उसमें। अभी तो ये बहुत इनिशियल लेवल पे कुछ डिस्कशन शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी जो डिस्कशन मैक्सिमम पहुंचा है वो पहुंचा है आइडेंटिटी तक, कि यार सोसाइटीज में आइडेंटिटी कैसे मैनेज होगी। भाई प्रणव डुप्लीकेट तो नहीं हो जाएगा, प्रणव के अगर 4 एड्रेसेस हैं तो प्रणव पे ही अलाइंड होने चाहिए, वो 4 प्रणव कैसे हो सकते हैं। सो इन तरह की चीजें बातें होने लगी, वो एनएफटीज के थ्रू और सोल बाउंड एनएफटीज के थ्रू और इन सब चीजों के थ्रू, कुछ ईआरसी के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के थ्रू कुछ चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बट सूनर और लेटर कम्युनिटीज के अंदर जो वैल्यूज, एथिक्स, मोरल, ये सब चीजें जो रीडिफाइन होंगी, प्रॉब्ली इज द फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक 200 एपिसोड जो हमने सोचा था, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कंटेंट देखने को मिला। थैंक यू वेरी मच सुनील सर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कंटिन्यूसली थैंक आपको यू एंड बुलाते सेम टू रहेंगे। यू। और आपने इथेरियम के बारे में आज जो बात बोली, प्रणव को आज बेहतर नींद आएगी, प्रणव अच्छे से सो पाएगा। और प्रणव ऑलरेडी फ्यूचर का बाशिंदा, एलियन हमें अभी पहले से ही मिल गया है ये, और ये अभी से वही वाली जिंदगी जो आपने सोची थी वो अभी से जी रहा है। उसको हम काट देंगे ताकि इसकी टाइमली शादी वादी हो जाए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, ओके, चलिए बाय सर, बाय। थैंक यू, बाय। सो ये थे हमारे साथ सुनील सर, और कैसा लगा आपको सुनील सर के साथ इंटरेक्शन, उसको प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते गाइस फिर से कह रहा हूँ कि एक बारी डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको ज़रूर भर देना, गूगल फॉर्म है उस पर भर देना, और एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन का इंतज़ार करना, आपके डोर स्टेप पे बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो एक बारी गूगल फॉर्म ज़रूर भर देना यार, ये सिर्फ एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है मेरे और प्रणव की तरफ से। थैंक यू वेरी मच गाइस।